बाहर प्रकार के ओक का वन और चेस्टनट का वृक्ष पाया जाता है। कैसा? ओक और चेस्टनट का वृक्ष पाए जाते हैं। सिंह को उदाहरण नहीं, क्रिसमस में तो खा लिया होगा चॉकलेट उकलेट ना अति में। किसी के तरह नहीं, अपना तरह, अपना शंकुधारी वृक्ष है, उसका अपना अस्तित्व। किसी के तरह क्या दिखे, वो अपना तरह दिखता है। अशोक किसके तरह दिखता है? भाई गजब बात, खाली कंपेयर कराने के चक्कर में लगे रहते ना। फ्री में चॉकलेट खा लिया दिसंबर में, तो याद है कि क्रिसमस ट्री होता है। क्रिसमस ट्री होता है कुछ जी बनाया जाता है। क्रिसमस ट्री है, देखे हैं कहीं पर? आप कहीं पर पढ़े हैं क्रिसमस ट्री? हम तो पूरा वन पढ़ते चल गए, कहीं ना मिला क्रिसमस ट्री। क्रिसमस के दिन कौन ट्री था? ट्री का नाम नहीं आना चाहिए, कौन पेड़ का चित्र बना हुआ है। हैं तो अभी आज तक पेड़ नहीं याद आया, ओकरे नाम रख दी क्रिसमस ट्री। फ्री में चॉकलेट खा ली ना, टॉफी खा लिए फ्री में, लेकिन अभी तक पता ना चला कि क्रिसमस में जो वो पेड़ बना रहता है वो वृक्ष कौन सा है, उसका नाम रख दिया क्रिसमस ट्री। चलिए आगे बढ़िए, क्रिसमस ट्री के आगे चलते हैं। लिखिएगा कौन सा? उष्णकटिबंधीय कुंची पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी पाया जाता है वन। इस प्रकार के वंश पाए जाते हैं, इस प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं। लिखेगा इसका विस्तार जाता है भावर एवं तराई क्षेत्र में। तराई क्षेत्र कहा उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र जहां होगा वो इसका विस्तार पश्चिमी घाट और प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पूर्वी भावर और तराई क्षेत्र में। तो भारत का हम जो वो नक्शा बनाए थे उसमें 2 नंबर क्षेत्र कहाँ कहाँ पड़ता था, तो ये वाला एरिया देख लीजिएगा, जो प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर पूर्वी भाग एवं भावर एवं तराई क्षेत्र, तो ये एरिया हो गया। यही ना पश्चिमी तट वाला था ना, ये उष्णकटिबंधीय। तो आ गया आपका प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पूर्वी भाग एवं कौन सा पश्चिमी घाट, तो ये वाला एरिया आपका आ गया पश्चिमी घाट का। और उसके बाद करा प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर पूर्वी भाग, तो उत्तर पूर्वी भाग वाला में कौन जाएंगे? सबसे पूर्वी क्षेत्र, उत्तर भारत का नहीं हो गया, पूर्वी क्षेत्र वाला में चले जाइए। तो पूर्वी क्षेत्र आपको कह दिए थे ना कि मणिपुर ये सब पूर्वी क्षेत्र है। ये वाला पूरा भाग में जाइएगा, यहाँ से ये वाला एरिया आ गया, आया ना एरिया, ये वाला एरिया है ना। तो ये आपका पूरा पूर्वी जो क्षेत्र हो गया। तो इस पूर्वी क्षेत्र में कौन सा, तो यहाँ से जो भाग था ये वाला पूरा एरिया 1 नंबर में देख लिए थे। ये वाला एरिया, ये नंबर क्या है? 2 नंबर। ये वाला एरिया समझ गए? तो ये एरिया और आपका ये एरिया, ये सब क्या हो गया आपका? कौन सा हो गया? तो आ गया ये वाला एरिया आपका पश्चिमी घाट। अब प्रायद्वीपीय भारत के कौन सा? उत्तर पूर्वीय भाग एवं तराई क्षेत्र। यही उत्तर क्या है? उत्तर पूर्वीय भाग एवं तराई क्षेत्र, बीच वाला जो क्षेत्र के क्या हो गया? मैदानीय क्षेत्र से जो लगी वही क्षेत्र का विस्तार। वनस्पति है साल, उसके बाद शीशम, साल। दूसरा में उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन
उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन कितना होता है 150 से 100 से 150 सेंटीमीटर, जहाँ पर वर्षाई क्षेत्र होगा 100। तो इसका विस्तार कहाँ है, तो पश्चिमी घाट माला में एक एरिया, ये दिखाई दे ना पश्चिमी घाट, ये वाला एरिया आपका पूरा पश्चिमी घाट में। उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पूर्वी भाग, तो ये उत्तर पूर्वी भाग वाला एरिया आ गया ना, ये उत्तर पूर्वी भाग के भावर एवं तराई क्षेत्र में इसकी प्रमुख वनस्पति पाया जाता है। कौन सा, साल, शीशम, चंदन, आम और सागौन इत्यादि पाई जाती है। कौन सी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। सो नेक्स्ट चलेंगे तीसरा, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, तीसरा में लिखिएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। सो उष्णकटिबंधीय शुष्क, क्योंकि जहाँ पे अपना क्षेत्र आता है ना, तो कहीं कहीं पर ज़्यादा वर्षा होती है ना, तो शुष्क को दो वो बाट में जब बांटेंगे ना उत्तरीय क्षेत्र को, तो एक जगह होगा 70 से 100, एक जगह मैक्सिमम चला था। इसीलिए हम लिख दी कि कम मिनिमम 70 और मैक्सिमम 200। 100 होगा तो फिर धान उन अपना यहाँ होबे नहीं करेगा, दिक्कत हो जाएगी। वर्षा 7 से 100 से लिखिएगा। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, जहाँ पे वार्षिक वर्षा कितनी होती है 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसका विस्तार लिखिएगा, इसका विस्तार तमिलनाडु के कहाँ कहाँ होता है, इसका विस्तार है तो उत्तर प्रदेश, मध्य गंगा का मैदान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु भागों में पाया जाता है। इसका मुख्य वृक्ष में आम, महुआ, कौन जाता है आर्यन, महुआ, अरे महुआ, शीशम, बबूल, आम। अब महुआ जाइएगा और क्या लेके आना है, आम लेके आना है। शीशम, बबूल, आम, महुआ, पीपल आदि, क्या है, पीपल आदि। ये क्या है कि जो यहाँ क्षेत्र है अपना और जो मध्य का क्षेत्र है, यही वाला उत्तर प्रदेश मध्य गंगा के मैदान में पूरा क्षेत्र आ जाता है। और उसके बाद आंध्र प्रदेश और थोड़ा सा क्या होगा, महाराष्ट्र और कर्नाटक और तमिलनाडु में भी पाई जाती। कौन, इसका विस्तार उष्णकटिबंधीय कौन सा वन, शुष्क वन। तो देखिए कि इसीलिए लिखे थे 70 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा, कि जैसे ही बीच वाला मध्य गंगा के क्षेत्र में चलाएगा, उसके बाद तुरंत तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से दक्षिण के क्षेत्र को टच किया ना, तो यहाँ के शुष्कीय क्षेत्र अलग हो जाएगी। इसीलिए मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ था, समझ गए ना, तो न्यूनतम होता तो उतना बैलेंस नहीं ना होगा, इसीलिए इस क्षेत्र में है। इसका मुख्य वृक्ष शीशम, बबूल, आम और महुआ, पीपल आदि है। पीपल ऑक्सीजन देती है। हाँ, इनकी जो इतना होता है, शीशम, बबूल, आम, महुआ, ये सब का होता है ना, लकड़ी लिख लीजिएगा नोट करके, लकड़ी मूल्यवान होती है। सो सर आपको ऊपर लिखवाना चाहिए था, क्या बोलते हैं, इसमें साल, शीशम, चंदन ये सब लिखवा। हाँ, तो उसमें क्या लिखवा दें, यही क्षेत्र होता है। तो ये शीशम, बबूल, आम, महुआ, पीपल इसमें ना आता है, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन में ना, तो उसमें कैसे उधर सदाबहार वन हो जाएगा। लिख लीजिएगा यहाँ पे। तो अब ये भारत का मैप पे देखे तो क्या कहा कि मध्य क्षेत्र में, तो मध्य क्षेत्र वाला में देख लीजिएगा एरिया, था ये वाला, तो यही एरिया से यहाँ से
हाँ ये वाला एरिया ना हो जाएगा यहाँ, इरा ई से ई एरिया इधर कटिंग, और फिर यहाँ से ये कट जाएगा इधर, फिर यहाँ से ये कट जाएगा। हाँ यही ठीक है। जैसे कि यहाँ से ये कटेगा ना, इसे कटिंग, इनका नीचे आइए उत्तराखंड। मध्य गंगा का क्षेत्र, इसका विस्तार यूपी, मध्य गंगा का मैदान आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, और इसका वृक्ष शीशम, उसके बाद है बबूल, आम और महुआ, पीपल इत्यादि। हो गया। चलिए नेक्स्ट लिखिए आगे। यही एरिया को टच कर रहा है, यही उष्णकटिबंधीय शुष्क वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश, मध्य गंगा का मैदान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्र में आता है। इसका मुख्य वृक्ष होता है शीशम, बबूल, आम, महुआ, पीपल आदि। समझ गए? यही है पूरा भारत का। अगर एरिया को देख ले तो ये वाला एरिया को टच करते रहता है। जी उष्णकटिबंधीय किसका मोबाइल भाई? जल्दी 5 रुपये जल्दी। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन या मरुस्थलीय वन। कांटेदार वन, कांटेदार वन उसने बता दिए थे कि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में। तो अगर भारत का मैप के स्वरूप में आप देख लीजिए तो ये वाला एरिया हो गया ना, यहाँ से एरिया को देखे तो ये एरिया हुआ, तो यहाँ पे वाला आपका क्या हो जाएगा? राजस्थान। उसी के ऊपर वाला में चले जाएंगे तो कौन सा हो जाएगा? राजस्थान आ गया। राजस्थान से जस्ट ऊपर के एरिया, जैसे यहाँ पे आ गया आपका राजस्थान, ऊपर यहाँ पे चले आएंगे तो पंजाब, यही ना हो जाएगा। तो यही हो गया राजस्थान, दक्षिण पश्चिम के पंजाब। और उसके जस्ट इस तरफ आ जाइए तो क्या आ जाएगा? हरियाणा। यही ना है? याद है ना आप लोगों को? पहले कहे थे कि मैं पदम दिमाग में, जैसे घर में सोते हैं याद रहता है क्या है कि बिस्तर कहाँ है, बुक कहाँ है, उसी तरह जैसे ही भारत का हम बोले वन, वनस्पति, पेड़ पौधा सब याद आ जाना चाहिए। मतलब भारत हमारा घर ही ना है, और घर है तो जिस तरह हमारा घर के बारे में पूरी पता होनी चाहिए, उसी तरह हमारा भारत का पूरी जलवायु से लेकर के और वायु तक के पूरा पता होना चाहिए कि कैसे एरिया हम बोले कि राजस्थान से क्विक इन्फॉर्मेशन आ जाना चाहिए। राजस्थान पश्चिमी क्षेत्र है, अब पश्चिमी क्षेत्र है तो उसकी सीमा लगती रहती है कहाँ से? नीचे गुजरात से, ऊपर जैसे ही पंजाब से, और इस तरफ गया साइड किससे? हरियाणा के क्षेत्र से। तो ये पूरी पश्चिमी क्षेत्र में पड़ जाता है। यहाँ पे कैसी पत्ती पाई जाती है? तो शुष्कीय वन, शुष्क वन है। तो क्यों? तो मरुस्थलीय क्षेत्र पाया जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र क्यों है? तो राजस्थान से क्या होता है? अरावली पहाड़ी से क्या होता है? वृष्टि छाया बन जाती है। वृष्टि छाया बनने के कारण क्या होती है? वर्षाएं नहीं कम हो पाती है। वर्षा नहीं होने के कारण मिट्टी कैसी हो गई? शुष्क रेगिस्तानी मिट्टी हो गई, जिसमें कैसा वन हुआ? तो कटीलेदार वन हुआ से। तो पूरा एकदम आपको मैप के साथ फिगर, इमेज एकदम दिमाग में बना चाहिए। जैसे क्लिक करे कंप्यूटर से ज़्यादा आपका इन्फॉर्मेशन, जैसे क्लिक हो ना राजस्थान, अपने आप ऑटोमेटिक सिस्टम चालू हो गया कि राजस्थान कैसा है। समझ गए? नदी बताए थे ना राजस्थान, कौन सी नदी? राजस्थान नदी बताए थे ना, ऊपर अजमेर से। आए? कौन नदी? लूनी नदी। चलिए आगे होती है। इन वृक्षों के नीचे लगभग 2 मीटर क्या होती है? लंबी घास होती है। 2 मीटर लंबी घास, 2 मीटर लंबी घास होती है। तो यही हो गया उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। कहा गया? कांटा, कांटा
हो गया ना। जैसे वहाँ पे जाइएगा रेगिस्तान भी है, कांटा का भी क्षेत्र है, कटीले वन है, तो यही हो गया कांटेदार वन या मरुस्थलीय वन। इसमें हो गया 70 सेंटीमीटर से कम क्या होती है, वर्षाएँ होती है। अब वर्षा होगा तभी शुष्कीय क्षेत्र होगा। उसके बाद इसका विस्तार कहाँ है, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम पंजाब और दक्षिण पश्चिम हरियाणा के क्षेत्र में। भारत के मैप में देख लिए राजस्थान, पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र में वृक्ष कितना होता है, कटीले वृक्ष, झाड़ियाँ होती है, जैसे नागफनी, क्या है, नागफनी है ना रे, वही होता है नागफनी, कैक्टस, बबूल, खजूर इत्यादि। दो इसका है कि जो ये पेड़ होती है इसमें 2 मीटर लंबी घास होती है, इसके किसके नीचे, पेड़ के नीचे। क्लियर हो गया ना। राजस्थान कितना का क्षेत्र, 200 सेंटीमीटर, कितना है 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी। कहाँ का क्षेत्र था, राजस्थान। उसके बाद पंजाब हरियाणा का क्षेत्र हो गया। उसके बाद जैसे ही वर्षा कम होगी तो मिट्टी कैसी हो जाएगी, रेगिस्तानी हो जाएगी। रेगिस्तानी होगी तो उसमें कौन सा वन होगा, कटीले वन होगा। कटीले वन क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें वर्षा की कम आवश्यकताएँ होती है। और इस कटीले वन में कैसा वन था, कटीले वन में कौन कौन आ गया, खजूर, बबूल, उसके बाद नागफनी, कैक्टस, ये सब क्या हो गया, इसकी क्षेत्र हो गया। चले आगे, नेक्स्ट लिखिएगा डेल्टाई वन, सरा ज्वारीय वन। ज्वारीय वन यही आपका है कौन सा, डेल्टाई वन, मैंग्रोव वन और कौन सा वन, ज्वारीय वन। तो अब देखेंगे कि डेल्टाई और मैंग्रोव और ज्वारीय वन कहाँ पे, तो डेल्टाई और मैंग्रोव ज्वारीय वन कहाँ पे बनेगा, तो वैसी जगह पे आपकी बनेगी डेल्टाई और मैंग्रोव वन जहाँ पे डेल्टा का क्षेत्र बनता, यही ना कहे थे। तो डेल्टा का क्षेत्र से बनता कहाँ है, तो वे ऑफ बंगाल, जिसमें क्या होता है, सुंदरवन डेल्टा। तो सुंदरवन डेल्टा को क्यों सुंदरवन डेल्टा क्यों कहा गया, सिर्फ एक ही जगह, तो वहाँ पे क्या होता है, सुंदरी नामक वृक्ष पाई जाती है, वही हो गया क्या, सुंदरवन डेल्टा। और थोड़ा सा आपका क्षेत्र में पड़ जाएगा कहाँ पर, तो एक पड़ेगा यहाँ सुंदरवन डेल्टा के तरफ आपका डेल्टाई क्षेत्र बनाएगा। और गोदावरी नदी पढ़ाए थे ना, और गोदावरी कृष्णा नदी तर जहाँ पे क्या होता है, डेल्टा बनाता है, तो वो भी बनाता है, गोदावरी कृष्णा भी बनाते हैं, पीछे पढ़ा के आ चुके हैं नदी में, तो डेल्टाई और कृष्णा भी बनाती है। तो यही क्षेत्र में आपका कौन सा वन बन जाएगा, डेल्टाई या कौन सा वन, मैंग्रोव वन या ज्वारीय वन। अब लिखेंगे, इसमें देख लेंगे कि डेल्टाई और मैंग्रोव ज्वारीय, गोदावरी और कृष्णा, ये वन कहाँ पाया जाता है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी युक्त है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और कृष्णा आदि नदियों के कहाँ पे, डेल्टाई क्षेत्र में। डेल्टाओं में कौन सा होता है, इसी को कहा जाता है सुंदरवन। और ये आ जाइए सुंदरवन, यही है गंगा ब्रह्मपुत्र के क्षेत्र में दोनों तरफ क्या हो गया, सुंदरवन बन गया। और यही कहा कि डेल्टाई के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण वन कौन सा वन है, सुंदरवन सबसे आपका महत्वपूर्ण है। सो जो जहाँ पे क्या है, सुंदरवन में कौन सा वृक्ष पाई जाती है, तो वृक्ष में लिख लेंगे सुंदरी वृक्ष। कौन सा वृक्ष, सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। सो यही है आपका, ये वन होते हैं जो सुंदरी वृक्ष होता है, ये वन बहुत ही सघन होता है। तो बता दिए थे ना सघन होती है, और इसकी विशेषता क्या बता दिए थे कि सघन मतलब कि बहुत ही घनिष्ठ होगी। और उसके बाद क्या होगी कि जो सुंदरी वृक्ष होता है, इस सुंदरी वृक्ष की पौधे में क्या हो जाती है कि पौधे लंबी होगी, और उसके जड़े क्या होता है कि जो डेल्टाई क्षेत्र होता है, डेल्टा का मतलब क्या, कि एस्चुअरी निर्माण, मतलब कि नवीन मिट्टी का निर्माण कर देता है, जलोढ़ीय मिट्टी। तो नवीन नया मिट्टी का निर्माण करने के कारण क्या होती है कि इसकी जो सुंदरी वृक्ष होते हैं, उस सुंदरी वृक्ष की लंबाई लंबी लंबी होती है और जड़ें भी लंबे होते हैं। तो वो जड़ क्या होता है, नीचे हो गया था, जो अधिक डेल्टाई क्षेत्र है, तो वही डेल्टाई क्षेत्र में उसकी जड़ें नीचे कहाँ रहती है, पानी के नीचे गई हुई रहती है, मतलब पानी के अवशेष में रहती इसकी जड़ें पानी में। तो वही कहा कि ये इसकी लंबी, जो जानते हैं कि जब चक्रवातें उठती है बंगाल से, तो क्या होता है कि उसकी गति को कम
कर देता है ये पौधे, और गति बहुत क्या होता है कि क्षति होने से या प्रभावित होने से बचाती है। तो यही कह रहा है कि ये नीचे जो सुंदरी वृक्ष होती है, सुंदरी वृक्ष की जो जड़ें होती है वो डेल्टाई क्षेत्र में होता है, और यही होता है सुंदरी वृक्ष की खासियत है कि उसकी जड़ें क्या होती है, पानी में नीचे गिरी हुई रहती है। समझ गए? जैसे कि ये वाला यहाँ पे ये पौधा हो गया, तो इस तरह से ये पौधे हो गए, तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसकी जो जड़ें होगी, ये जड़ें क्या हो जाएगा कि इसकी जड़ें है ना लंबी लंबी, तो ये जड़ें होगा तो ये कहाँ पे रहेगा, पानी के अवशेष में कुछ रहती है जड़ें, वो क्या रहता है, ये पानी के अवशेष में रहती है। यही होता है कौन सा वृक्ष, सुंदरी वृक्ष। समझ गए? यही है। आगे लिखिएगा, बहुत ही सघन वन होते हैं। तो अब यही आपको कंप्लीट हो गया, इसमें है नहीं कुछ। तो अब देखिए कि कहाँ का एरिया कह रहा था, तो जो आपका विस्तार कहा गंगा और ब्रह्मपुत्र का विस्तार, और उसमें क्या था, गंगा ब्रह्मपुत्र और गोदावरी और कहाँ पे, कृष्णा नदी के क्षेत्र पे। तो आप देखिएगा कहा सबसे मुख्य रूप से गंगा था। गंगा कहाँ से निकली थी, उत्तराखंड के कहाँ पे, गंगोत्री से, गंगोत्री के गोमुख स्थान से। तो गंगोत्री के गोमुख स्थान से निकली कहाँ, गंगा, और उसके बाद आपका तिब्बत के क्षेत्र से कौन निकल गया, ब्रह्मपुत्रा, यही नहीं निकलेगा, तिब्बत के एरिया से ब्रह्मपुत्रा निकल गई, और यही दोनों मिला तो नीचे क्या हो गया, यहाँ पे इस तरफ से आ जाए, यही वाला एरिया से यहाँ पे आ जाएगा नीचे, यही एरिया। तो वही नीचे की ओर क्या हो गए, यहाँ पे डेल्टा का निर्माण कर लिया। आगे चला जाएंगे तो अब देखेंगे कि दक्षिण भारत की कौन सी नदी है, गोदावरी और कृष्णा, पीछे पढ़ा दिए हैं। गोदावरी कृष्णा कहाँ पे, दक्षिण भारत की नदी, तो ये भी दक्षिण भारत की नदी है। यहाँ पे कृष्णा आंध्र प्रदेश, गोदावरी दक्षिण के क्षेत्र में, दक्षिण के क्षेत्र में देखे थे ना गोदावरी, जैसे कि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो ये एरिया से यहाँ से ये वाला एरिया को टच किया, ये वाला एरिया, तो ये भी कहाँ अपनी पानी गिरा रहा है, वे ऑफ बंगाल गिराता है, गोदावरी कहला अरब सागर में। क्या हो गया, नर्मदा और ताप्ती गिराएगी अरब सागर में, यहाँ हो गया इस छोर पे। तो यही आपका क्या हो गया। तो अब पूरा देख ले कि भारत के प्राकृतिक वनस्पति में डेल्टाई वन या मैंग्रोव वन या ज्वारीय वन क्या है, वन कौन सा वन में पाया जाता था, ये वन गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी और कृष्णा के क्षेत्र में, जहाँ पे डेल्टाई क्षेत्र है और डेल्टा का निर्माण करता है, वहीं पे होता है कौन सा अति वन, डेल्टाई वन। ये डेल्टाई वन में क्या होता है कि मुख्य रूप से इसमें जो वृक्ष है वो सुंदरवन वृक्ष था। सुंदरवन वृक्ष क्यों कहा गया, तो इसमें सुंदरी नामक वृक्ष पाई जाती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सुंदर वन कहा जाता है। ये सुंदर वन की खासियत क्या है, तो सुंदर वन क्या होती है, बहुत ही सघन होती है। सघनता होने के कारण के स्वरूप में इसकी जड़ें होती है, उसकी जड़ क्या होती है, पानी से लगी हुई रहती है, और पौधे लंबे होते हैं। इसके कारण क्या होता है कि जो चक्रवात उड़ती है बे ऑफ बंगाल से, उसकी गति को क्या कर देती है, कम कर देती है, जिससे क्या होता है कि कम प्रभावित या क्षति होती है। सो क्लियर हो गया पूरा। भारत के मैप में देख लिए तो भारत के मैप में क्या है कि यहाँ पे ये वाला बांग्लादेश का क्षेत्र है, पूर्वी का वेस्ट बंगाल, यही एरिया को, यही एरिया ना हो गया, यही एरिया में क्या हो गया, सुंदरी वृक्ष नामक जो 5वां स्थान अगर कोड करना हो तो कर देंगे इस रूप में। समझ गए, आ गया ना, ये कोड करके इसमें आ जाएंगे। अब नेक्स्ट आगे लिखिएगा, पर्वतीय वन कहाँ पर से है, तो पर्वतीय वन मुख्य रूप से कौन सा पर्वत है, एक ही पर्वत हमारा है, कौन, हिमालय पर्वत, यही ना है। तो हिमालय पर्वत है जो, तो अगर भारत के स्वरूप में देख ले तो हिमालय का हमारा विस्तार कहाँ से कहाँ तक के है, पीछे हिमालय चैप्टर में पढ़ा चुके हैं आप लोगों का, पूरा पढ़ाए ना हिमालय में, हिमालय जो पूरा क्षेत्र पढ़ाए थे, तो हिमालय में पूरा पढ़ाए कि हिमालय को बांटा गया 3 रूप में देखे थे, मध्य शिवालिक ये क्षेत्र में, ऊपर से आप देखे थे पूरा पश्चिम से पूर्वी क्षेत्र का विस्तार, तीनों परत देखे होंगे हिमालय के, ऊपरी चौड़ाई देखे थे, उसके बाद पूरी लंबाई देखे कि 2400 किलोमीटर के क्षेत्र पूरा पश्चिम से पूरब को कवर करता है। पूरा हिमालय के बारे में पढ़े हैं ना, पूरा हिमालय वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी पढ़ चुके हैं, अब भारत के ज्योग्राफी में भी पढ़ चुके हैं, भारत के भूगोल दोनों में आपको पढ़ा दिए।
इस यदि वर्ल्ड वाला में तो पूरा विश्व के स्वरूप में पढ़ाए थे 6 देश कितना था। पहले दक्षिण से चलिए, तो अगर पश्चिम से, सब पश्चिम में सबसे क्या हो गया कि POK पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमारा ही है, हमारा है ना POK, जिसको क्या है कि पाकिस्तान के अधीन है। सो उसमें देखे थे POK में। सेकेंड बार POK के बाद आप लोग कहाँ देखे, जैसे ही अब पाकिस्तान आदमी से इन कर जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बाद जैसे ही अब अवशेष एंट्री किया तो कौन हो गया, भारत। भारत से जैसे ही आगे बढ़े तो कौन, नेपाल। ऊपर से चीन लगेगी, चीन, और नीचे से नेपाल। कितना देश हो गया, नेपाल से आगे जैसे ही आगे बैठेंगे तो कौन, भूटान। भूटान से आगे बैठेंगे तो कौन, म्यांमार। तो ये पूरे क्या हो गया, ये क्या हो गया कि ये पश्चिम से पूरब की तरफ और क्या हो गया, पूर्वी क्षेत्र के तरफ आपका क्या हो गया, पूरा हिमालय का निर्माण देखे थे। अब उस हिमालय के निर्माण में देखे क्या है कि हिमालय की लंबाई कितनी थी, टोटल 2400 किलोमीटर। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी कितनी ऊंचाई थी 8848 दशमलव समथिंग, ऐसे लगभग का ही मांग लिया जाता है 8850, ये ऐसे 8848 दशमलव समथिंग क्या था उसकी हिमालय की थी। तो अब जो हमारा पर्वत वन होगा, तो कहे थे ना कि जैसी उसकी भूमि अवशेष होगी वैसा ही वन होगा। कहे थे ना कि जैसे मानसून वैसी वन। तो वन अब जो देख रहे हैं आप लोग, तो अब हम कौन पे आ गए थे, डेल्टा के क्षेत्र को देख लिए, मैदानी क्षेत्र को देख लिए, पश्चिम क्षेत्र को देख लिए, देखे ना सबको, पश्चिम देखे, पूर्वी देखे, दक्षिण देखे, तट के किनारा वाला देखे, बीच वाला मैदानी क्षेत्र देखे। तो अब ऊपर वाला हमको आ गया कौन सा, हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत में जाते हैं, पर्वत है। अब पर्वत की क्या होगी कि ठंडी ऊपर से क्या होता है कि जानते हैं ग्लेशियर होते, हिमांक के रूप में जमी हुई है। तो अब उसका जो पौधे का भी निर्माण होगा तो उसी स्वरूप में ना पौधे की निर्माण होगी, वैसा ही पौधे का भी आपका निर्माण होगा। तो अब हमको देखना है, यही थोड़ा पीछे देख लिए थे कि हिमालय है क्या, इससे कोड हो सके, समझ सके आप लोग। तो अब हम चलेंगे यहाँ से, यही एरिया को आपको पूरा कहे थे, यही एरिया से ना पूरा, यही एरिया से ना पूरा हिमालय का होगा। इस तरफ क्या है कि उत्तरी पश्चिमी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, ये हो गया उत्तर पश्चिमी, इधर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हिमालय का विस्तार हो जाएगा। तो अब यहाँ से जब हम लोग चले तो यही कौन सा वन में चले जाएंगे हम लोग, हिमालय पर्वत। तो इसी को कहा गया कौन सा वन, पर्वतीय वन। क्लियर है। तो अब पर्वत वन में वन होगी कैसे, सो तो अब पर्वत वन है तो पर्वतीय वन की तरह होगी। पर्वत वन में खासियत होगी, कैसी वन मिलता है, चेस्टनट का वृक्ष। तो यही कहा गया है कि भारत के प्रति क्या है, पर्वतीय वन। पर्वतीय वन कहाँ होते थे, हिमालय के विस्तार में। हिमालय में कौन सा वन, पर्णपाती वन के स्वरूप में, यही ना है, पर्णपाती वन के स्वरूप में। और इसका विस्तार कहाँ पे है, तो हिमालय क्षेत्र में। विस्तार कहाँ पे है, हिमालय क्षेत्र में है। और हिमालय की अब परत बताए थे ना कि अब देखेंगे कितना 2000 से 4000 के बीच में। तो अब देखेंगे कि 1000 से 4000 तक के 3 परतें हो गई। अब हिमालय होगा तो हिमालय की चोटी का होगा ना, जैसे कि हिमालय हो गया। तो अब हिमालय जैसे ही हो गई यहाँ पे, तो अब इसमें क्या है कि अब यहाँ पे देखिएगा जैसे, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक नीचे यहाँ से इतनी ऊंचाई हो जाएगी, फिर यहाँ पे ऊंचाई हो जाएगी, फिर यहाँ पे ऊंचाई हो जाएगी ना। तो अब यही हम देख लें कि सब नीचे यहाँ से यहाँ के बीच में आ जाए, यहाँ से यहाँ, जल्दी बैठिए। अब ये वाला फर्स्ट वाला भाग हम देख रहे हैं कि यहाँ और यहाँ के बीच में कितनी है, सो तो अब फिर यही हम ना देखें कि सबसे निचली स्तर यहाँ पे, फिर इस वाला स्तर पे देखें, फिर इस स्तर पे देखेंगे। तो यही 1000 से 2000 मीटर के ऊंचाई के बीच, कितनी ऊंचाई के बीच, 1000 से 2000 मीटर के ऊंचाई के बीच कैसी वन पाई जाती है, तो नम्न शीतोष्ण। कैसा प्रकार का, नम्न और शीतोष्ण प्रकार के। कैसे वन तक, घने घने, बहुत क्या होगा, घनिष्ठ होगी, एकदम झाड़ी देखिएगा तो क्या हो जाएगा कि एकदम झाड़ी की तरह की बहुत ही घनिष्ठ है। ऊपर से देखिएगा तो नीचे क्या हो जाएगा वन में, तो वन इतनी सटी हुई होती है कि अब क्या होगा कि ऊपर से देखने के बाद पहाड़ ऊपर से देखिएगा तो नीचे का भूमि स्थल नहीं दिखाई देगा, समझ गए इतनी। तो वही कहा कि बहुत ही क्या होते हैं, घने वन होते हैं। और वन क्या होता है, सदाबहार। कौन कौन वन पाया जाता है, तो सदाबहार प्रकार के ओक का वन और चेस्टनट का वृक्ष पाया जाता है। कैसा, ओक और चेस्टनट का वृक्ष पाए जाते हैं। सिंह को धारण नहीं, क्रिसमस में तो खा लिया होगा चॉकलेट उकलेट ना,
अति में किसी के तरह नहीं, अपना तरह, अपना शंकुधारी वृक्ष है, उसका अपना अस्तित्व, किसी के तरह क्या दिखे, वो अपना तरह दिखता है। तो अशोक इसके तरह दिखता है। भाई गजब बात, खाली कंपेयर कराने के चक्कर में लगे रहते ना। फ्री में चॉकलेट खा लिया दिसंबर में, तो याद है कि क्रिसमस ट्री होता है, क्रिसमस ट्री होता है कुछ जी बनाया जाता है। क्रिसमस ट्री है, देखे हैं कहीं पर आप, कहीं पर पढ़े हैं क्रिसमस ट्री? हम तो पूरा 1 पढ़ते चल गए, कहीं ना मिला क्रिसमस ट्री। क्रिसमस के दिन कौन ट्री था? ट्री का नाम नहीं आना चाहिए, कौन पेड़ का चित्र बना हुआ है, हैं? तो अभी आज तक पेड़ नहीं याद आया, ओकरे नाम रख दी क्रिसमस ट्री। फ्री में चॉकलेट खा ली ना, टॉफी खा लिए फ्री में, लेकिन अभी तक पता ना चला कि क्रिसमस में जो वो पेड़ बना रहता है वो वृक्ष कौन सा है, उसका नाम रख दिया क्रिसमस ट्री। चलिए आगे बढ़िए, क्रिसमस ट्री के आगे चलते हैं। लिखिएगा कौन सा? हिमालय के दक्षिणी भागों पर, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, हिमालय के दक्षिणी भागों पर, कहाँ पे? हिमालय के दक्षिणी भागों पर कौन से भाग पे में कैसा मिलता है? जो आर्द्र शीतोष्ण वन होते हैं, इस आर्द्र शीतोष्ण में कैसा? शंकुधारी। कौन सी धारी? शंकुधारी वन पाया जाता है। वो खाने वाला हो तो अपने मन से आप ईंट कर लीजिए। अपने मन से ईंट, तुम्हारा सबके खाली खाने पीने पर ज़्यादा ध्यान रख, और शरीर बढ़ जाएगा ना तो घटाने में पता चलेगा कि कितना मुसीबत होता है। समझ गए? शरीर जिस दिन घटाना पड़ जाए ना, उस दिन शरीर का पता चलेगा कि कौन गुनाह किए थे और क्या गलती किए थे कि हम खाएं इतना। उस दिन अभी ना पता नहीं चलता है, अब खाते चलिएगा ना पता चलेगा दम, एक बार एक बढ़ेगा तब पता चलेगा कि अरे शरीर है कि क्या है ना। चलिएगा आगे। तो इसीलिए कंट्रोल में खाने पीने पर ध्यान, पढ़ने वाला समय में भी खाने वाला याद आता है ना, खाने के समय में तो छोड़िए ना। इसीलिए बहुत कष्ट होता है, शरीर का दम मुंह में निकलेगा, मुंह का दम शरीर में। लेकिन सही है, जिंदगी में क्या है, क्या है? जिंदगी में कठिनाई नहीं तो जिंदगी जीने का मजा ना है। कठिनाइयों में पता चलता है जिंदगी का महत्व, सुख में तो सब मौज काट रहा है। लिखेगा चेस्टनट का वृक्ष कौन कहे कि दुखमय, मतलब कि सब कहा कि दुनिया में दुख है, दुनिया मतलब दुनिया में गए तो दुनिया दुखमय से भरा हुआ है। किससे भरी हुई है? दुखमय से। लेकिन किन्होंने कहा कि दुखमय का निवारण, मतलब दुनिया में हम दुख से ऊपर उठ सकते हैं, तो महात्मा बुद्ध और महावीर जी। तो जिंदगी के अब यही कहा कि संसार कह रहा है कि दुखमय, मतलब कि ज़िंदगी दुख में ही है, तो अब आपको निकालना है विकल्प कि इसमें हंसना कैसे। समझ गए? अब आप यही पढ़ाई को पढ़ रहे हैं तो हंस के पढ़ रहे हैं, और यही पढ़ाई को रो के पढ़ सकते सीरियस कर ले, नौकरी परसों नौकरी ना हुआ तो क्या होगा, तो क्या कुछ ना होगा भाई, हो गया तभी हम कुछ ना बन जाएगा, ना हुआ तभी कुछ नहीं होगा। ज़िंदगी में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो करिए लेंगे अपना ढंग से, खाली पढ़ना अच्छा से ना, ओकरा बात तो एक दिन राजा बनना है। लिख लिए चेस्टन का वृक्ष। तो यहाँ गया प्रमुख वृक्ष कौन कौन हो गया? ओक, ईखना, पाइन वन। लेकिन ध्यान सब रखिएगा, हम जो भी पढ़ा रहे हैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, आपका पूरा पढ़ा रहे हैं कि नहीं? कोई भी चीज़ आप पढ़े होंगे, जिस भी, हम अभी तो ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, पॉलिटी पढ़ाएँ, इसे अब हिस्ट्री पढ़ाएंगे, तो कहीं पे आपको लगा है कि हम रटने के लिए दिए होंगे? नहीं ना दिए हैं। कॉन्सेप्ट समझाना ही हमारा पूरा काम है, कि जो एक बार खाली समझ गया ना तो उसका बात ख़त्म है। अब रटने वाला पर कंसेप्ट है ही नहीं, आप तो आप कुछ नहीं है। गलती से पैटर्न बदल जाए या एग्ज़ाम में क्वेश्चन बदल जाए तो आप ना पकड़ पाइएगा, क्योंकि आप जो रूप में आपको अब सिर्फ क्या हो जाएगा वहाँ पर कि आपको क्वेश्चन, यही गलती नहीं होता है ऑब्जेक्टिव टाइप,
नहीं ना कहीं ऊपर गलती। कॉन्सेप्ट इतना खतरनाक क्लियर है कि आपको ऑप्शन आएगा ना तो आपको चारों ऑप्शन के बारे में मालूम है कि इसका ये होता है, इसका ये तब ना छांट लीजिएगा। हम तो अपना नॉलेज ना आपको पढ़ाएंगे, किसी टीचर के पास आप जा रहे हैं तो कि हमारे में क्या कॉन्सेप्ट अलग करने का विधि है। ये बहुत बड़ी बात है। पढ़ना ऐसा ही चाहिए, कहीं पढ़िए, सेल्फ पढ़िए। हम यही नहीं कहते कोचिंग पढ़िए, आप अपने से पढ़िए, कहीं पढ़िए, लेकिन डिफाइंड करके पढ़िए, से ही समझ के मन लगेगा, समझ के पढ़िएगा, बोरिंग ना हो पाता। आप भरो ध्यान कहते हैं ना कैसे पढ़ लेता है 8 घंटा 10 घंटा, तो यही वो समझ रहा है। जब समझने लगा तो भरो दिन लग जाएगा तो उससे थकेगा नहीं। आप तो 1 घंटा डाटा 1 घंटा रटिएगा तो नहीं रटाए होगा, 1 से 2 घंटा में दिमाग आपको थक जाएगा, दर्द करने लगता है। क्योंकि आप ये स्टोरेज किसकी क्षमता होती है, इमेज खोजता है हमेशा कि बताइए कैसा है। आप कहते ना भाई बताना उताना ना है, तू सिर्फ अंदर जाओ, 4 बार बोलिए। क्या होता है कि अथी कैसा हिमालय में शंकु 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 कहियो मंकू मंकू हो गया, शंकु से मंकू, ऐसे नहीं याद करते हैं जबान तक। जो शब्द हम करना, ये भी मेथड सही है, लेकिन इस मेथड को कब यूज करना है, जब कोई शब्द होता है जो हमारा जबान पे नहीं बैठ रहा है, हमेशा प्रोनाउंसिएशन गलती निकलता है। तो ये शब्द है जबान पे बैठाने के लिए कि जो माइंड में है वो जबान पे जल्दी आ सके, तब यह हम 4 बार 5 बार पढ़ेंगे तो ये जबान में माइंड में फिट हो जाए। समझ गए। तब कहाँ पे कौन, एक दिन बताएंगे आप लोग के पढ़ने का तरीका, कैसे कब याद होता है, कौन डाटा कैसा पढ़ना है। एक दिन बढ़िया से बताएंगे, माइंड मैपिंग क्लास लेंगे, उस दिन बता देंगे कि डाटा कब कैसे पढ़ना है, कौन सा डाटा को रट के पढ़ना है, कौन सा डाटा को समझ के पढ़ना है, कौन डाटा कहाँ पर यूज कर लेना है, सटा देना, जिससे कि रुक के दिमाग में। हमको पूरा काम है रोकने का। आप किताब पूरा पढ़ के निकल जाइएगा, लेकिन आपको डाटा रुकता नहीं, फिर 1 सप्ताह के बाद भूल जाइएगा पूरा, होता है ना ऐसा। तो सबसे खेल है रोकने का। जो रोकने आ गया ना, वो जितना पढ़ेगा ऑथेंटिक पढ़ेगा। तो ना कहते कि इसको बहुत याद रहता है, तो उसका मेथड है रोकने वाला, उसका तरीका बहुत अच्छा है, तो रोक रहा है दिमाग। सब पढ़ाएंगे धीरे धीरे। आइए, क्या वृक्ष है, इसका प्रमुख वृक्ष है देखिएगा तो कौन कौन, सिल्वर, फन, जूनिपर, चीर, बर्च, रोडोडेंड्रॉन और देवदार के वृक्ष। कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, अल्पाइन वन के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद लिखिएगा देवदार, देवदार के बारे में लिख लीजिएगा। देवदार वृक्ष की खासियत ये आपका कौन है, प्रायद्वीपीय पहाड़ों में मुख्यतः, कौन सी पहाड़ों में, प्रायद्वीपीय पहाड़ों में मुख्यतः मैग्नोरेलिया, लॉरेल और यूकेलिप्टस क्या पाए जाते हैं, यूकेलिप्टस का वृक्ष पाए जाते हैं। देख लिए, क्लियर है। भारत के प्राकृतिक वनस्पति में हम सबसे देखें क्या, कौन सा वन देख रहे थे, कौन सा वन देख रहे थे, पर्वतीय वन। पर्वतीय वन में हम लोग देख लिए पहले 1000 से 2000 मीटर के बीच के वन को। उसके बाद इसमें देख लिए तो क्या, अब अल्पाइन वन देख रहे थे। अल्पाइन वन में क्या है, हिमालय के ऊंचाई वाले भाग में सबसे ऊंचा भाग हिमालय के सबसे ऊपरी भाग में है। तो हिमालय के सबसे ऊपरी भाग में कितनी, 2900 से 3500। जब हिमालय के इस स्वरूप में देखेंगे तो सबसे कौन वाला क्षेत्र, ऊपर वाला क्षेत्र को क्या हो गया, इसमें पाया जाता है कौन सा वन, अल्पाइन वन। अल्पाइन वन 2 तरह से देखे, एक नाम है मोइस्ट, दूसरा क्या होता है शुष्क ड्राई। ये इस क्षेत्र के होता है, 2 तरह के वन होते हैं। उसमें इसमें प्रमुख वृक्ष जो पाया जाता है कौन कौन सा पाया जाता है, तो सिल्वर, फन, जूनिपर, चीर, बर्च, रोडेंड्रम और कौन सा, देवदार। और देवदार वाला में मुख्य रूप से इसका क्या है, देवदार समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई का, सब समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा वृक्ष पाए जाते हैं, तो देवदार वृक्ष पाए जाते हैं। समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है, तो 1500 मीटर क्या है, समुद्र तल से ऊंचाई। समझ गए। उसके बाद कहे कि नोट में प्रायद्वीपीय पहाड़ों में मुख्यतः सबसे कौन अति पाए जाते हैं, तो प्रायद्वीपीय पहाड़ में मैग्नोरेलिया, लॉरेल और यूकेलिप्टस, यही है। तो अब इसमें देख लेंगे मुख्य रूप से कि अब जो ये इस तरह से पर्वत को बांट देते हैं, इसको बांट दिए पर्वत को, हो गया। यहाँ पर सबसे इसमें वाला में कितना था, 1000, यही आपका 4 हो गया। कौन कौन सा वन, 1000 से
2000 के बीच में कौन नम्न शीतोष्ण घने वन, उसके बाद 2000 से 3000 के मीटर के बीच वाला में कौन सा वन आर्द्र शीतोष्ण वन, और 3000 से 4000 मीटर में कौन सा अल्पाइन वन। तो देखे थे आर्द्र शीतोष्ण वन में, इसमें नम्न शीतोष्ण घने वन में देख लिए। उसके बाद आर्द्र शीतोष्ण वनों में कौन सा देखे थे, शंकुधारी वृक्ष को देखे थे। उसके बाद अभी 3000 से 4000 में क्या कौन सा वन देख लिए, तो अल्पाइन वन देख लिए। अल्पाइन वन में कौन था, सिल्वर फन, जूनिपर, चीर, बर्च, रोडेंड्रम, देवदार, यही सब ना था। तो यही पूरा यहाँ तक के देख लीजिए। मतलब कि चंदन के सिर्फ एक ही क्षेत्र कर्नाटका के क्षेत्र में पाया गया, तो एक सीमित क्षेत्र में है, और सीमित क्षेत्र में है और ऊपर से धार्मिक रूप से उसकी मान्यता दी गई है। तो अब वो क्या हो गया कि वो महंगी हो गई, तो संसाधन सीमित ना है, हमारे पास व्यापक रूप से संसाधन हो तब ना, जैसे कि शीशम सब जगह मिल रहा है पूरा, उसका हम ज़्यादा हर एक चीज़ में उपयोग करें तो वो ना हमारा संसाधन, जो सीमित है वो थोड़ी ना हमारा ज़्यादा लिए उपयोगी हो गया, तो ख़त्म हो जाएगी तुरंत। स्प्रूस का अत्यधिक महत्व है, अत्यधिक क्या है, अत्यधिक महत्व है से यही कह रहा है कि भारत के आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वृक्षों में कौन सा आता है, तो भारत में आर्थिक दृष्टि क्या है कि अर्थव्यवस्था में विशिष्ट योगदान के लिए आर्थिक दृष्टि से कौन सा हो गया, तो सागौन, साल, शीशम, रोजवुड, देवदार और चीर, उसके बाद पाइन, स्प्रूस अत्यधिक क्या कर रहा है, आर्थिक व्यवस्था में हमको मजबूती प्रदान करने में सहायक के रूप में काम कर रही है। इस सब पौधे को उपयोग की जा रही है। तो एक फूल क्या है, पलाश का फूल है, जो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प है। उत्तर प्रदेश का कौन सा है, पलाश जिस नाम का है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जो पौधा, इसको ढाक या पलाश कहा जाता है। पलाश का फूल को उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प घोषित किया गया, राष्ट्रीय पुष्प, समझ गए। बिहार का राष्ट्रीय पुष्प गेंदा, भारत का कमल। हम लोग कहाँ खिलते हैं, कीचड़ में, समझ गए। राष्ट्रीय पुष्प उत्तर प्रदेश का कौन है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ढाक या पलाश का फूल उतारती है। तो सबसे पहला बार क्या कह रहा है कि अब राजा बनना है। किसको कहा गया, ब्यूटी को क्या कहा गया, ब्यूटियो मोनोस्पर्मा को कहा गया जंगल की आग। मतलब ब्यूटी होगा, आग लगेगी, जंगल रहे तो कहाँ, जंगल में भी आग लग सकता है, अति पब्लिक प्लेस में तो छोड़िए, ये बात कह रहा है। दूसरा बात कहा कि कौन सा वृक्ष, तो कह रहा है खेजरी वृक्ष। तो खेजरी वृक्ष मतलब लग रहा है ना कि क्या हो रहा है, मरुस्थलीय, कहते ना कि कटीले वन के तरह कौन होगा, मरुस्थलीय में। तो मरुस्थलीय में खेजरी वृक्ष है, तो खेजरी वृक्ष को क्या कहा जाता है, मरुस्थल का राजा। तो राजा बनने के लिए हम पहले ना कहे थे कि राजा वही बन सकता है जो कठिनाई और चुनौतियों से लड़ेगा, जो बिना चुनौती से लड़ा वो कभी राजा नहीं बन पाया। अब बन भी गया तो अच्छा नहीं बनेगा। कहते ना कि राजा बनने के लिए क्या चाहिए, चुनौतियाँ, चाहे जो जितनी चुनौती से लड़ा वो उतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया, या ना साम्राज्य खड़ा। सबसे पहले पूरा भारत का सम्राट क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य, पूरे भारतवर्ष को कर दिए। उसके बाद देखिए कि मुगलिया सल्तनत, उसके बाद आ जाएगा तो कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, भले ही अशोक के बारे में पढ़ेंगे, पूरा मौर्य वंश का पूरा विस्तार कर देंगे। अब उसके सामने जैसे ही वहाँ पे आ जाएंगे तो अब मुगलिया सल्तनत में अकबर सबसे बड़ा खड़ा कर देते हैं। जैसे कि अकबर भी एक, तो अकबर के भी नीचे का क्षेत्र देख लीजिए, तो उस समय क्या है, बहुत विनम्र, बचपन में ही क्या हो गए, राजा बन गए। उसके बाद 1556 ईस्वी में, 1556 से 1605 ईस्वी तक के काल है। तो अब जो भी, अब मॉडर्न में चले आ जाइएगा तो मॉडर्न में आ जाइए, यहाँ पे आ जाएंगे गांधी जी, अम्बेडकर जी, आए ना। तो अब ये सब चुनौती से लड़ रहे हैं। गांधी जी को तो चलती ट्रेन से क्या हुआ, फेंक दिया या उतार दिया गया। आए जा रहे थे जब प्रिटोरिया से डरबन की यात्रा, तो अब क्या होता है कि समझिए ना कि उसको अब वहाँ से एक प्रण लिया, क्या, किसको भगा दिए,
पूरा अंग्रेजे को, तो पूरा त्याग दिए। एक दीवान व्यक्ति है, राजा के परिवार को सब कुछ त्याग दिए। सबसे बड़ा उदाहरण हमारे ही बिहार में राजा से ही, राजा कौन? महावीर और ये महात्मा बुद्ध। कोई भी दुनिया में कोई नहीं हुआ जो क्या हुआ, राजा हो के रास्ते पे भीख मांगा, मतलब भिक्षा मांगी, कोई नहीं हुआ। हमारा भारत में ही है जो राजा होकर के रोड पर आके भिक्षा मांगा, सब कुछ त्याग कर। उसके बाद क्या बन गया, उससे राजा रहता था कम चुनौती, उससे भी बड़ी चुनौती, और इतना चुनौती आया कि वो क्या बन गया, भगवान बन गया, बने ना भगवान। तो कहें कि चुनौती के लिए क्या होता है, वो भी लड़ा। क्षत्रिय था उस समय, ब्राह्मण ही क्या उपदेश दे सकते थे, और क्षत्रिय आया वो कहे कि नहीं, ज्ञान जिसके पास है वो उपदेश दे सकता है, कोई कास्ट उपदेश नहीं दे सकता, कोई धर्म नहीं, जिसके पास ज्ञान हो, है ना। ऐसा इसका है ना, कबीर जी की जाति न पूछिए साधु का पूछ लीजिए ज्ञान। मतलब कास्ट में क्या, कौन चीज ऊपर कौन नीचे, कौन कास्ट आप, ज्ञान जिसका है वही सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। अब वहाँ पे यहाँ तक, इसीलिए क्या हुआ कि सब लड़ेगा ना, अम्बेडकर जी लड़े, गांधी जी लड़े, महावीर 12 वर्ष तपस्या, ये बेचारा बुद्ध जी तक 6 वर्ष की तपस्या, फिर आए तो कांटा बिछा दिया गया, ब्राह्मण की बस्ती में गए तो कांटा बिछा गया, उस पर क्या है पे, उसके पास अभद्र व्यवहार, बुद्ध जी पे अभद्र व्यवहार इतना की गई, उनके साथ गालियाँ दी गई, वो तभी वो प्रचार प्रसार में लगे रहे। तो वही वो जा कर के क्या करते हैं, पहली बार क्षत्रिय देते हैं क्या ज्ञान, बुद्ध देते हैं ब्राह्मण को ज्ञान, और वही कहते हैं कि हम हैं या नहीं, आप आइए, आप अपना प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर हम प्रश्न का उत्तर दे देते हैं, आप संतुष्ट हो जाते हैं, तो मान लीजिएगा आप ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठता है। अब वहाँ पे बुद्ध को क्या आए, और उसके बाद तो वही वहाँ पे ज्ञान दिए, अब माना जब तो वही क्या कहलाया, ब्राह्मण क्षत्रिय को कहाँ दिए सबसे पहले, श्रावस्ती सारनाथ में, उसके बाद तो क्या कहला गया, धर्म चक्र परावर्तन। यही धर्म चक्र, मतलब धर्म में क्या था कि सिर्फ ज्ञान कौन दे सकते हैं, ब्राह्मण ही दे सकते हैं, पहला बार क्षत्रिय ज्ञान दे रहा है, इसीलिए अब वहाँ पे कहलाया धर्म चक्र परावर्तन। जो चक्र चलती आ रही थी वो चक्र अब क्या हो गया, परिवर्तित हो गई। अब ज्ञान सर्वश्रेष्ठ होगा, उसमें कोई जाति नहीं होगा, बुद्ध में कोई जाति नहीं होगी, कोई भेदभाव नहीं होगी, जिसके पास ज्ञान वो सर्वश्रेष्ठ है। समझ गए। तो अब इतना करने के लिए तो अब कौन सा हम वन याद कर रहे थे, कोट कर देंगे यहाँ, तो कौन सा वन, खेजरी वृक्ष। खेजरी वृक्ष को कहा गया मरुस्थल का राजा। मरुस्थल का राजा इसलिए कहा गया कि मरुस्थल एक क्या है, उपयोगी वन है, और ऊपर से इसमें तापमान सहने की क्षमता है, मतलब कितनों टेम्परेचर उस पर आप पर हम प्रेशर बनाएंगे तुरंत बबला हो जाएगा। तो माइंड हमारा नो एब्जॉर्व है, माइंड यही काम नहीं है आपका, माइंड विचलित बहुत है, आप काम करवे नहीं कि अपना दिमाग पे, तुरंत आप अप शब्द बोलना चालू कर दीजिएगा। तुरंत हम आपको, जैसे कोई बोलते हमारे तल तो ना बोलिएगा, हाँ मेरे तल तक, लेकिन जो आपका इक्वल मिल जाए, चाहे दिख न रहा है, चाहे कोई अननोन पर्सन हो, तो आप उसको तुरंत अप शब्द बोलना चालू कर देते हैं, क्योंकि आपको माइंड के पास सहन क्षमता ही नहीं, तुरंत विचलित हो जा रहे हैं। तो अब इसमें क्या है, राजा बनने के लिए पैसेंस जरूरी है ना, सबसे पहली बात। तो अब इसमें तापमान कितनों टेम्परेचर आए, वृक्ष क्या होती है, खेजरी सह लेता है, सहेगा तो नहीं तो खत्म ना हो जाएगा। दूसरा बात क्या है, कम पानी में भी राजा कभी वो बन रहा है, तो आप अभी पढ़ रहे हैं तो लड़ रहे हैं कि ना तपस्या से, मतलब कभी भूखे रह गए, पानी पी कर रह गए, इतना धूप में आते हैं, कितना दिन उनका देखिए तबीयत खराब हो गया, बीमार लगातार रह रही थी। कल भी उनका भैया कॉल किए हुए थे कि डॉक्टर के यहाँ लेके जा रहा है, तब भी पढ़ रही, तो बहुत कष्ट से पढ़ रहे, हो रहा है कि नहीं। तो अब इनमें क्या है कि तापमान भी सह रहा है, पानी भी सह रही है, तो क्या बनेगी, एक दिन रानी बनेगी नहीं। तो वही यार क्या हो गया कि तापमान भी है और पानी की क्षमता कम होगी, और उस पानी में भी अपना जीवन निर्वाह कर रहा है। मरुस्थली में पानी कम होगा ना, कटीला बना लेगा अपने आप को, तो इसीलिए खेजरी कहाँ पाया जाता है, मरुस्थल में। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, जंगल का मरुस्थल का राजा। और जंगल के आग किसको कहा जाता है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल का आग। और उसमें उसका नाम क्या है, पलाश क्या है, यूपी का राष्ट्रीय पुष्प है। समझ गए, चले आगे, क्लियर, चलिए आगे, थोड़ा सा भी दिक्कत ना होना चाहिए।
चीर में होता है। उत्तराखंड में कौन सा वन? चीर वन। चीर से क्या होता है? लीसा पराग। लीसा में क्या होती है? विरोजा तथा, लीसा से क्या बनाई जाती है? विरोजा तथा तारपीन की तेल बनाई जाती है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? चीर का, इसका तो चीर का उपयोग क्या था? कागज उद्योग में, साबुन बनाने में और पेंट बनाया जाता है। उसके बाद आ गया महोगनी वृक्ष होती है। ये महोगनी वृक्ष क्या होता है? उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में क्या हो रहा है? वृक्ष होती है। उस कौन सा वृक्ष कहलाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। कैसा क्षेत्र? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यही आपका पूरा कंप्लीट हो गया। कौन सा वन? एक पढ़ा दिए आज आपको हम, डेल्टाई वन। उसके बाद कौन बना दिए? पर्वतीय वन। अब आपका पूरा 6 देख लिए हैं। 6 में से आपको एक बार बोलते चलिएगा। पहला 6 तरह से कौन सा? प्राकृतिक वनस्पति कैसी वनस्पति होती है? तो वैसी वनस्पति होती है जिसमें कोई मानवीय हस्तक्षेप इसमें नहीं हो। पर्यावरण क्या है? अपने अनुसार अपनी आकार और संरचना का निर्माण कर लेती है। और जैसी उसकी क्या होती है? क्षेत्र पर्यावरण, जहाँ पे जैसी पर्यावरणीय क्षेत्र है वैसा अपना क्या करेगा? अपनी आकार और संरचना का निर्माण कर सके। उसके बाद दिखाए थे कि अगर भारत की प्राकृतिक वनस्पति में 6 तरह की वनस्पति को हम लोग देख रहे हैं। वनस्पति 6 प्रकार की वनस्पति को हम देख लिए हैं। इसमें हम 6 में देखे थे क्यों? एक सबसे पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती और मानसूनी, तीसरा बोलिएगा शुष्क वनस्पति, उसके बाद चौथा वाला मरुस्थलीय वनस्पति, उसके बाद 5वां डेल्टाई वन, उसके बाद पर्वतीय वनस्पति। पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखे तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार में क्या देखे थे कि जहाँ की वर्षाएं 250 सेंटीमीटर और टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। और ये जो इसका क्षेत्र होता है वो कहाँ पड़ता? भारत के पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र में केरल के तट पे होती है, जहाँ पे वर्षाएं अधिक होने के कारण यहाँ पे जो वृक्ष होगा वो वृक्ष इसमें कैसी हो जाएगी? नारियल, बांस, उसके बाद आयरन वुड, ये सब क्या होती है? ये वृक्ष पाया जाता है। उसके बाद पूर्वी क्षेत्र में देख लिए थे, तो पूर्वी क्षेत्र में आपको देखे कहाँ पे था? असम, उसके बाद त्रिपुरा, मिजोरम। इस क्षेत्र में हम देख लिए कौन सा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार। यही देखे हैं इसका स्वरूप को। उसके बाद सेकेंड वाला में हम क्या देखे थे? उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन का सेल्सियस कितना आती होता है? 100 से 150 सेंटीमीटर तक के वर्षाएं होती है। और इसका क्षेत्र कहाँ पे होता है? पश्चिमी द्वीप, पश्चिमी तटीय समूह। पश्चिमी तटी में क्या हो गया? पूरा लग गया पश्चिमी के तट से, पश्चिमी तट लगा ना महाराष्ट्र से नीचे की ओर तक के वो पूरा तटीय किनारा लग गया। और उसके बाद प्रायद्वीपीय क्षेत्र, उत्तर का प्रायद्वीपीय क्षेत्र वाला जो भाग है वो उसमें देख लिए थे, उत्तर का प्रायद्वीपीय क्षेत्र। इसमें देखें कि वृक्ष जो पाई जाती है उसमें क्षेत्र देखेंगे, एरिया कौन कौन क्या क्या नाम था, विस्तार कहाँ कहाँ तक है उष्णकटिबंधीय का, कहाँ राज्य विस्तार हो गया, यही दोनों क्षेत्र का है बीच। उसके बाद आ गया उसके बाद जो वृक्ष इसमें होती, कौन कौन वृक्ष होता है? साग, क्या होता है? आम के वृक्ष होती है, सागवान, उसके बाद चंदन, यही सब होती है। उसके बाद तीसरा वाला में क्या देख लिए आप लोग? तीसरा में शुष्क वनस्पति। शुष्क वनस्पति वाला क्षेत्र कौन कौन था? इसका विस्तार है इसमें वर्षा होती है कितना? 70 से 200 सेंटीमीटर तक के वर्षाएं होती है, जिसमें लिखे थे कि 2 क्षेत्रों में एक होता है 70 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा, क्योंकि एक उत्तरीय क्षेत्र को लगता रहता है और दक्षिणीय क्षेत्र को लगती है। दक्षिण में दिखाए थे ना तमिलनाडु, ये सब लिखवाए थे, और ऊपर वाला उत्तर के बीच का पूरा क्षेत्र लिखवाए थे इसमें। और उसके बाद इसमें जो है इसका वृक्ष कौन कौन होता है? शीशम का वृक्ष और आम का, और पीपल, शीशम, आम, पीपल, महुआ, ये सब जो यहाँ हुआ ना बीच वाला मैदानीय क्षेत्र का भाग है, वही वाला बीच वाला क्षेत्र पर गया कौन? शुष्क वनस्पति।
अब क्या है कि शुष्क वनस्पति मतलब कहने का मतलब कि यहाँ पे ना कोई द्वीप से लग रहा है, नीचे से तट से भी ना लग रहा है, ना ऊपर से हिमालय से लग रहा है, ना पूर्वीय वाला में वन से लग रहा है, ना पश्चिम वाला में किससे मरुस्थल से लग रही है। ये बीच वाला जो क्षेत्र हो गया शुष्कीय, वही कहला गया कौन सा, शुष्क वनस्पति। नेक्स्ट उसका चौथा कहाँ है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, यही सब क्षेत्र में है कौन सा, शुष्क वनस्पति। चौथा वाला में हम लोग देखें थे मरुस्थलीय वनस्पति। मरुस्थल वनस्पति वाला में क्या होता है कि जहाँ पे वर्षा कम होगी, 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उसको कहते हैं हम कौन सा वनस्पति, मरुस्थलीय वनस्पति। और ये वनस्पति क्या होती है, पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिम क्षेत्र में राजस्थान से ऊपर की ओर लग गया पंजाब, और इसके लग जाएगा इस तरफ पश्चिम पूर्वी क्षेत्र से लगेगी कौन सा, हाँ दक्षिण पश्चिम के क्षेत्र, इस हरियाणा के क्षेत्र लग जाएगा। और वहाँ पे क्या हो जाएगी, शुष्कीय मतलब मरुस्थलीय शुष्क होने के कारण क्या होती है, वर्षाएं कम होती है, और वर्षा कम जैसे ही होगी तो वो क्या हो जाएगा, भूमि मरुस्थल हो जाएगी। अब मरुस्थल हो गया तो कम पानी में कौन रह सकता है, तापमान अधिक, कटीले वन। और इसीलिए यहाँ पे कौन होता है, कटीला वन होता है। इस कटीले वन में कौन कौन सा वन पाया जाता है, तो बबूल, कैक्टस और नागफनी और उसके बाद खजूर, ये सब के पेड़े वहाँ पे पाई जाती है। सो है उस मतलब कि जो उसकी पौधे होती है, उस पौधे के नीचे में क्या होती है, 2 मीटर तक के गहराई, और उस गहराई के क्या होती है, 2 मीटर तक के घास पाई जाती है। यही आपका कौन सा वन हो गया, मरुस्थलीय वन। पांचवा में आपका था डेल्टाई वन, या इसी को कहा जाता है मैंग्रोव वन या ज्वारीय वन। तो डेल्टाई वन कहाँ होगा, तो डेल्टाई वन जो एरिया डेल्टा बनाता हो, तो सबसे प्रमुख डेल्टा कौन बनाता है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र, नदी से पढ़ा दिए थे, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से। तो यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा जो बन गई उसमें क्या हो गई, नवीन मिट्टी का निर्माण कर दी गई, और नवीन मिट्टी क्या हो गई, वहाँ पे डेल्टाई क्षेत्र का उत्पन्न कर दिया गया। और वहाँ पे एक क्षेत्र क्या होगा, कृष्णा और गोदावरी में भी क्या बनाती है, डेल्टाई बनाती है। तो यहाँ पे कैसा होगा, डेल्टा वन होगा। यहाँ जो भी अब बंगाल में डेल्टा वन होगा, उसमें कौन सा होता है, सुंदरी वृक्ष, उसीलिए इसको कहा जाता है सुंदरवन डेल्टा, क्योंकि उसकी जो वृक्ष होती है उसकी जड़ें क्या होती है, लंबी पानी में मिली हुई होती है, और पौधे लंबे होते हैं। सो इसीलिए इसको सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है, क्योंकि सुंदर वीर नाम का वृक्ष पाया जाता है। सो इसी को कहा गया डेल्टो मेंगरा या ज्वारीय वनस्पति के नाम से जाना गया। उसके बाद आप लोग देख लिए थे कौन सा, पर्वतीय वनस्पति। पर्वतीय वनस्पति में देखे थे कि पर्वतीय वनस्पति क्या है, उत्तर, तो हमारा भारत के उत्तर में कौन सा, हिमालय कहाँ तक विस्तार है, तो पश्चिम से पूर्वी तक। पश्चिम में हमारा कौन, पाक अधिकृत कश्मीर POK, वो हमारा भारत के, हमारा प्यारा भारत का ही अभिन्न अंग है, लेकिन अभी किसके अधीन है, पाकिस्तान के अधीन क्षेत्र के अंतर्गत है। तो अब पाकिस्तान से लगेगी, और पाकिस्तान के बाद क्या होगा, अफगानिस्तान से भारत से चीन, ऊपर वाला क्षेत्र, चीन से नेपाल के बाद भूटान के बाद म्यांमार। इतना हिमालय लगभग पूरी कितना भाग आती है, 2400 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। और इस हिमालय से जो लगने वाले जो वन है, वो कौन सा वन कहलाएंगे, पर्वतीय वन कहलाएंगे। इस पर्वतीय वन में क्या होता है कि अब इसकी जो हिमालय है उसकी पर्वत जान रहे हैं कि नीचे से ऊंचा की तरफ जाएगी, तो अब इसको लगभग हम मान लिए 1000 से 4000 मीटर तक के लगभग, मतलब कि 3500 मीटर, तो वही 1000 से 4000 लगभग मान लिए। अब उसको 3 तरह से बांट दिए गए थे कि 1000 से 2000, 2000 से 3000 और 3000 से 4000 तक के। तो अब सबसे नीचे वाला में देखे पर्वतीय वनस्पति में 1000 मीटर तक के वाला में तो कैसा वन पाया जाता था, कौन सा वन, 1000 मीटर से 2000, कौन सा वन, नम्न शीतोष्ण वन, मतलब कि नम्न क्षेत्र नीचे से है, लेकिन जान रहे हैं कि ऊपर जैसे जैसे जाएंगे ठंडीय क्षेत्र, हिमालय पूरा हिम है वहाँ पे, तो नीचे शीतोष्ण है। तो पहले नम्न कम शीतोष्ण है, तो नीचे वाला नम्न शीतोष्ण क्षेत्र का लगा। इस नम्न शीतोष्ण में कौन कौन सा वृक्ष पाया जाता है, नीचे वाला में कौन ओक, चेस्टनट और यही सब वृक्षें पाई जाती है। उसके बाद आपको लिखा दिए थे एक
उसके बाद जस्ट 2000 से 3000 के बीच वाला में, तो ये क्या हो गया, बीच का क्षेत्र में चला गया हिमालय का, तो उसमें कौन पाया था, आर्द्र शीतोष्ण। अब शीतोष्ण में क्या हो गया, आर्द्र, नमी की मात्रा अधिक हो गई, और आर्द्र शीतोष्ण वाला वृक्ष में कैसी वृक्ष पाई जाएगी, शंकुधारी वृक्ष पाई जाएगी। और शंकुधारी वृक्ष में क्या होता है कि वहाँ पे क्या होती है, बर्फीय वर्षा होती है, जिसके कारण क्या होती है कि उसकी पत्तियाँ होती है वो शंकुधारी होती है, जिसके कारण क्या होता है कि वो पत्ती बर्फ ऊपर से नीचे की ओर आती है। वो पर्यावरणीय अनुसार अपना नीचे वाला में देखे थे तो कौन था, वन था। जो नम्न में देखे हैं तो नम्न में क्या था, सघन वन, बहुत ही करीबी होती, घनिष्ठ। और ऊपर बीच वाला में शंकुधारी, और सबसे ऊपर वाला में 2900 से 3500 मीटर लिखा दिए थे। 2900 से 3500 मीटर के बीच में उसमें अल्पाइन वन पाए जाते हैं। वो अल्पाइन वन में क्या होते हैं कि इसमें ऊंची सबसे स्थान होती है। इसमें कौन कौन से वन होते हैं, सिल्वर फन, ये सब वनें पाई जाती है इसमें से, यही ना है। और इस अल्पाइन वन में मुख्य रूप से क्या हो गया था कि देवदार वृक्ष थी, और इस देवदार वृक्ष को क्या था, ये मुख्य रूप से समुद्र तल से कितनी सी ऊंचाई पे, 1500 मीटर के ऊंचाई तक के पाई जाती है। उसके बाद आपको 2 नोट में लिखा दिए थे, एक लिखा है ब्यूटोमोनोस्पर्मा, जिस ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहा जाता है, सो पलास, इसको पलास भी नाम है, जिसको क्या कहते हैं, यूपी के पुष्प का नाम से जाना जाता है। सो उसके बाद लास्ट एक लिखा दिए थे, कौन, खेजरी वृक्ष, खेजरी है, इस मरुस्थली में पाया जाता है। इसको क्या कहा जाता है, मरुस्थल का राजा कहा जाता है। राजा क्यों कहा जाता है, तो राजा, इसको तापमान सहन करने की क्षमता होती है, और कम पानी, बहुत ही कम पानी में अपना इसकी आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए ये मुख्य रूप से सामाजिक कार्य के लिए भी लाभदायक है। यही आपका पूरा वन हम आज देख लिए 6 तरह से कंप्लीट। कोई डाउट, कुछ नहीं ना है, ऐसी याद है ना आपको, कुछ नहीं ना है, ऐसी ये पूरा याद यहाँ से टिपाए चालू हो जाए, अरे एकदम पूरा इसी तरह से एकदम कर लीजिएगा। 6 का कंप्लीट हो गया। इस 6 का पूरा एक सजा लीजिएगा, उसके बाद मैप बनाइएगा, मैप बनाने के बाद पूरा को कोट करिएगा, अलग नोट्स बनाइएगा। उसके बाद आपको शनिवार के दिन टेस्ट होगी कंप्लीट आपका पूरा। किसी का कोई दिक्कत नहीं ना है, कंप्लीट है ना, एकदम आसान भाषा में समझे ना। कुछ लग रहा है आप लोगों का, पढ़ाई लगता है कि कठिन है, एकदम आराम से इसे